तो इनपुट आउटपुट का फंडा क्या है बेसिकली, अब तुम प्रोग्राम बना रहे हो तो तुम प्रोग्राम को तुम्हें कुछ इनपुट भी देना पड़ेगा अपनी तरफ से, और तुम प्रोग्राम से कुछ करवा रहे हो तो तुम्हें रिटर्न में कुछ आउटपुट भी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो तुम मांगोगे ही ना उससे, तुमने कुछ टास्क दिया, टास्क के बाद तुमको कुछ आउटपुट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए सी में कुछ फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं, कुछ तो हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे प्रिंटफ देख चुके हैं, स्कैनफ देख चुके हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं ऐसे, स्कैनफ, एफ गेट्स, एफ प्रिंट, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, सबके अलग अलग थोड़े बहुत, किसी में चेंज सिंटेक्स होगा तो सिंटेक्स का हल्का चेंज होगा। उसके लिए तुम्हें हेडर हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। इतना ही है इनपुट आउटपुट में, और अभी कुछ है भी नहीं उतना मतलब एक्सटेंसिव। और बाकी फॉर्मेट बता ही दिया है कि प्रिंटफ में किस तरीके से करते हैं, स्कैनफ में इनपुट किस तरीके से लेते हैं। तो आगे आ जाओ फिर। अरे प्रिंट क्यों नहीं लेते, प्रिंट एफ क्यों लेते हैं? प्रिंटफ यार फंक्शन का नाम है, प्रिंट भी शायद चलता है सी में, चला के देखना। नहीं चलता शायद प्रिंटफ, अरे प्रिंटफ फंक्शन का फॉर्मेट है ना, अब उसी नाम से फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन का नाम जो वहां पे बनाया गया। अब मेन को मेन क्यों लेते हैं, मेन्स क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि वही कीवर्ड है प्रिंटफ के नाम से, वहाँ फंक्शन stdio.h फाइल में प्रिंटफ के नाम से फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। सर स्कैनएफ में जो है प्रोग्रामर इनपुट लेता है या एंड यूजर से लेता है इनपुट? प्रोग्रामर, अब अभी का सिनेरियो देखेंगे तो प्रोग्रामर भी हम लोग हैं, यूज़र भी हम ही लोग हैं, तो उसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वैसे देखें डेवलपमेंट के उससे, तो यूज़र इनपुट देता है और प्रोग्रामर उसको इम्प्लीमेंट करता है स्कैनएफ में, या फिर कोई भी इनपुट फंक्शन जो होगा उसको। अभी तो हम ही लोग यूज़र भी, हम ही लोग प्रोग्रामर भी हैं। ओके सर। नेक्स्ट विपुल। तो ये स्कैनएफ और प्रिंटएफ के तो पता ही है कैसे काम करते हैं, और बाकी ये प्रिंटएफ, एफ स्कैनएफ और एफ गेट्स, इन सब के दिया हुआ है कि क्या काम करते हैं। एफ प्रिंटएफ क्या करता है, एफ प्रिंटएफ इज यूज्ड टू प्रिंट कंटेंट इन फाइल इंस्टेड ऑफ एसटीडी आउट कंसोल। ये पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग फाइल हैंडलिंग देखेंगे, ठीक है। एफ प्रिंटएफ क्या करेगा, प्रिंटएफ क्या करता था, हम लोग प्रिंटएफ के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, उसको एज इट इज वो प्रिंट कर देता था। एफ प्रिंटएफ क्या करेगा, एफ प्रिंटएफ हमारी किसी फाइल को रीड करेगा और उसको कंसोल पे जाके प्रिंट कर देगा। मतलब कोई फाइल उठाएगा, एफ प्रिंटएफ के अंदर हमें एक फाइल पास करानी होगी, फिर उस फाइल को जाके वो रीड करेगा उस फाइल में क्या है, और उस एफ स्कैनएफ हमारा फाइल में डेटा स्टोर करेगा जाके, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम से डेटा लेने की बजाय कंसोल क्या है सर, कंसोल वो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होता है, जहाँ पे वो हेलो वर्ड लिख के आता है, हेलो वर्ड और प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर दिस सेकंड विथ रिटर्न वैल्यू 0, जो ब्लैक स्क्रीन बन के आती है प्रोग्राम कंपाइल और रन करने के बाद। सर टर्मिनल और कंसोल अलग अलग होता है? टर्मिनल कंसोल बेसिकली जो ये सी वाला है इसको कंसोल बोलते हैं, टर्मिनल भी सेम ही चीज़ होती है, अब अलग अलग नाम है, कमांड लाइन बोल लो, कंसोल बोल लो, टर्मिनल बोल लो। एफ स्कैनएफ क्या करता है, फाइल पॉइंटर होता है, वहाँ से डेटा लेता है, ठीक है। जब फाइल हैंडलिंग देखेंगे तब पढ़ेंगे एफ प्रिंटएफ और एफ स्कैनएफ। फाइल हैंडलिंग शायद है तुम्हारे उसमें सिलेबस में, वीक 1 वाले में, मतलब 3 वीक वाले में। और एफ गेट्स क्या, मतलब ये अलग अलग फंक्शन है, अभी इनका यूज़ है नहीं, सिर्फ प्रिंटएफ और स्कैनएफ ही तुम्हें मिलेंगे, ज़्यादातर इनकाउंटर होंगे, तो पढ़ लेना ही अगर इच्छा हो तो। नेक्स्ट फंडामेंटल डेटा टाइप। अच्छा चलो, अब हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अपने कुछ डेटा टाइप्स के साथ पहले से आती है। डेटा टाइप का मतलब, आपकी वॉइस ब्रेक हो गया, ये सबको ब्रेक हो गया आ रही क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक 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 ठीक। तो फंडामेंटल डेटा टाइप क्या, हमारी कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
वो किस फॉर्मेट का डेटा प्रोसेस करेगी। ठीक है, डेटा तो काफ़ी सारे फॉर्मेट का हो सकता है। नंबर, अगर हम किसी का नंबर बोल रहे हैं तो वो नंबर फॉर्मेट का डेटा होगा। अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट का हो गया। अगर हम 0-1 बोल रहे हैं, मतलब ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं, तो वो बूलियन फॉर्मेट का डेटा होगा। डेसिमल बोल रहे हैं तो वो फ्लोट फॉर्मेट का डेटा होगा। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो इन सब डेटा को प्रोसेस उसे करना आना चाहिए। ये सब डेटा टाइप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होने चाहिए पहले से, क्योंकि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। इनको हम लोग फंडामेंटली यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से। नंबर्स हम लोग जानते हैं, डेसिमल्स जानते हैं, और स्ट्रिंग्स वगैरह तो अभी खैर पता चला, लेकिन सेंटेंसेस वगैरह तो जानते ही हैं। कैरेक्टर्स भी जानते हैं कि सिंगल कुछ भी लिखा हो तो वो कैरेक्टर होगा। ठीक, तो फंडामेंटल डेटा टाइप वो जो बहुत ही बेसिक डेटा टाइप है, और उसको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ठीक, ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। सी में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका अपना एक खुद का डेटा टाइप होता है, उसको एक डेटा टाइप देना ही पड़ेगा। और कौन सा डेटा टाइप देते हैं हम लोग? फंडामेंटल डेटा टाइप। और भी होते हैं, फंडामेंटल के अलावा आ जाते हैं जो मतलब हम लोग खुद बनाए हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज़ करके हम लोगों ने एक और डेटा टाइप बनाया। जैसे कलर्स की बात करते हैं तो प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB 3 कलर हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और भी होते हैं पता नहीं। तो प्राइमरी कलर को हमने मिक्स करके कौन से कलर बना लिए? सेकेंडरी कलर। ऐसे ही डेटा टाइप से हमारे इंटीजर था, हमने फिर इंटीजर का कलेक्शन कर लिया, फिर हमने एक और डेटा टाइप बना दिया, उसको हमने कह दिया एरे। फिर एक और उसको मिक्स कर दिया, उसको हमने कह दिया स्टैक। अब उसमें इंटीजर भी हो सकता है, उसमें स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली फंडामेंटल डेटा टाइप जो हमारे पास फंडामेंटली अवेलेबल हो, जिसको हम लोगों ने अलग से ना बनाया हो। ठीक, ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी एंड हैव सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। हर डेटा टाइप के लिए अलग मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। जैसे इंट के लिए 2 बाइट या 4 बाइट चाहिए होता है, और फ्लोट के लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, और वो भी सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। जैसे इंट में कुछ सिस्टम जो होते हैं वो इंट के लिए 2 बाइट मतलब रिजर्व करते हैं, कुछ सिस्टम जो होते हैं वो 4 बाइट रिजर्व करते हैं। वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, किस सिस्टम पे हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, किस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 4 डेटा टाइप दिए हुए हैं। पहला है कैर। कैर होता है 4 ना पढ़ना है इसको, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर। ठीक है, द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर्स एंड रिक्वायर्स अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। तो बेसिक डेटा टाइप है, सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, मतलब कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो यहाँ पे इसमें स्टोर होता है कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में। इंट क्या होता है? इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। फ्लोट क्या? और डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी, डबल फ्लोट से बड़ी वैल्यू। ठीक है, मतलब जो वैल्यू फ्लोट में ना स्टोर हो पाए उसको डबल में स्टोर करते हैं। और फ्लोट में सिंगल पॉइंट प्रिसीजन होता है, इसमें डबल पॉइंट प्रिसीजन होता है। डबल पॉइंट प्रिसीजन मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू वाला, मतलब वो प्रिसाइजली देता है। ठीक, तो ये रेंज दी हुई है इंट की -32,768 से 32,767, मतलब इंट में इस रेंज से लेके निगेटिव इतने से लेके पॉजिटिव इतने तक डेटा स्टोर करा सकते हो शॉर्ट इंट में। ठीक है, अब शॉर्ट क्या होता है? मतलब इंट का भी हमने कह दिया कि इंट को हमने और छोटा करते हैं। मान लो हमें इंट की जरूरत नहीं है, हमने कहा हम इंट को और छोटे फॉर्म में यूज़ करेंगे, हम उसको बोल दिया शॉर्ट इंट। तो शॉर्ट इंट एक तरीका का डेटा टाइप है, लेकिन वो फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंट से डिराइव करके बनाया है। तो इंट हमारा क्या हो गया? फंडामेंटल। और शॉर्ट इंट हमारा क्या हो गया? डिराइव्ड डेटा टाइप, जो हमने फंडामेंटल की हेल्प से बनाया है। फिर शॉर्ट के बाद आता है अनसाइंड शॉर्ट इंट। अच्छा, शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट में डिफरेंस क्या दिख रहा है, बताओ कोई? इसमें माइनस नहीं है सर, 0 से लेकर। हाँ, अनसाइंड का मतलब हमारा उसमें जब नेगेटिव वैल्यू, इसमें बस पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ, अनसाइंड का मतलब इसमें कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है सारी। तो 0 से लेके 32,768 और 32,767 को जब ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा 65,535। मतलब हमारी अनसाइंड इन शॉर्ट इंट में वैल्यू कितनी स्टोर होती हैं? 65,535, लेकिन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा निगेटिव में है, आधा पॉजिटिव में है। अगर हम उसको अनसाइंड बना देते हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो निगेटिव वाला पार्ट हट जाता है और वो पॉजिटिव में आके लग जाता है। तो वो 0 से लेके फिर पूरा 65,535 तक चला जाएगा। अब अगर हमने शॉर्ट भी हटा दिया इसमें से, तो जो इंटीजर की जो रियल वैल्यू होती है, जो रियल हम लोग इसमें रेंज में स्टोर करा सकते हैं, वो आ जाती है। तो अनसाइंड इंट के लिए मेमोरी स्पेस भी बढ़ जाएगी, फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने शॉर्ट हटा दिया है, मतलब वो शॉर्ट नहीं बचा। तो अनसाइंड इंट में फिर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इंट में निगेटिव से लेके पॉजिटिव सारे होंगे। तो ये लिमिट दी हुई है 2,147,483,648, जो भी लिमिट दी हुई है।
अच्छा, और सबके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि जो इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है वही शॉर्ट इंट के लिए भी लगेगा, सबके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है। इंट का परसेंटेज डी है, अनसाइंड इंट का परसेंटेज यू है, अनसाइंड शॉर्ट इंट का एच यू है, उसका एच डी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सब PDF पहुंच जाएगी तुम लोगों के पास PPT। तो इसको रेंज तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर सबके याद कर लेना, और मेमोरी याद कर लेना कि कितनी मेमोरी लेते हैं। शॉर्ट इंट के लिए 2 बाइट, अनसाइंड के लिए 2, अनसाइंड इंट के लिए 4 बाइट और इंट के लिए 4 बाइट। तो सर रेंज को एक बार और समझा दीजिए। सर मेमोरी बाइट मतलब? मेमोरी मतलब इतना स्पेस ये आपकी मेमोरी में रिजर्व करेगा। आपने कोई इंटीजर जैसे वेरिएबल बना लिया, आपने कहा इंट ए, ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी में, आपकी हार्ड डिस्क में जाके एक मेमोरी ब्लॉक बना लेगा, एक स्पेस बना लेगा वो वेरिएबल, जिसकी जो इसका अमाउंट होगा वो होगा 4 बाइट, ठीक है। मतलब आप अगर इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उतनी स्पेस लेगा ही लेगा जाके आपकी मेमोरी में। वो कितनी होगी? 4 बाइट होगी। बिट से बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, ठीक है। हेलो सर। हेलो सर, MB, हाँ। जैसे कि सर यहाँ स्टोरेज मेमोरी डिफर करता है सॉफ्टवेयर के, मतलब कंपाइलर कैसा लेते हैं, तो सर रेंज भी क्या डिफर करेगा या सेम? नहीं 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 नहीं, रेंज सेम रहेगा। ओके सर किस मेमोरी में स्टोर होता है? अब वो डिपेंड करता है कि तुमने स्टोरेज क्लास क्या लिया है। वो जो स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी ना, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, अगर कुछ नहीं लिया तो डिफॉल्ट में शायद ऑटो में वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है, जो तुम्हारी हार्ड डिस्क मेमोरी होती है। सर एक बार रेंज समझा दीजिए सर एक बार। सर साइंड इंट कौन सा होता है? रेंज का मतलब कुछ नहीं, रेंज मतलब हम इतने वैल्यू से लेके हम इतनी वैल्यू तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम अगर हमने शॉर्ट इंट का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने शॉर्ट इंट ए नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट इंट है, तो उसमें हम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक स्टोर करा सकते हैं? हम उसको स्टोर करा सकते हैं -32,768 से 32,767 तक। ये होती है रेंज। बेसिकली हम उसमें कितनी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, वो हो गई उसकी रेंज, कितनी कम से लेके कितनी ज़्यादा तक। सर अनसाइंड इंट पे स्पेस 4 बाइट से लगेगा, चाहे हम 0 डालें या फिर 4 मिलियन समथिंग। हाँ, मिलियन नहीं बिलियन में, 4 बिलियन स्पेस वो 4 बाइट का ही स्टोर, मेमोरी में 4 बाइट की ही जगह लेगा जाके, फिर उसमें तुम उस रेंज में जो भी रेंज दी हुई है 0 से लेके 4 बिलियन, उस रेंज तक कोई भी वैल्यू डाल सकती है। लेकिन मेमोरी जो स्पेस है वो 4 बाइट ही लेगा। अगर तुमने उसको इंट या अनसाइंड इंट डिक्लेयर किया है, अगर शॉर्ट इंट किया है तो 2 बाइट स्टोर मेमोरी में स्पेस लेगा जाके वो वेरिएबल, तुम्हारा पर्टिकुलर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है। हेलो सर, अगर सर इससे भी ज्यादा ले लें, रेंज से भी अगर बाहर ले लें तो क्या होगा? रेंज से बाहर लेंगे तो उसके लिए भी अलग डेटा टाइप होता है। सी में शायद लॉन्ग नहीं होता है, लेकिन अगर और जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें लॉन्ग होता है एक, ठीक है। लॉन्ग के बाद एक और होता है शायद लॉन्ग में, लेकिन यार 4 बिलियन के बाद कोई वैल्यू तुम्हें लगता है होगी? और लॉन्ग में तो कितनी बड़ी हो जाती है? मिस कर देना डिजिट को। साइन इंट भी होता है क्या? साइन इंट की जरूरत क्या है? जब नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो साइन इंट की जरूरत ही नहीं है। फिर अनसाइंड इंट में पॉजिटिव वाले होंगे और साइन इंट में मतलब जो नॉर्मल इंट है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। कैर हाँ 1 बाइट लेता है कैर। और डाउट है किसी को? नेक्स्ट। तो ये देखो लॉन्ग की भी बात आ गई। लॉन्ग 4 बाइट लेता है और वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक स्टोर करा सकता है। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट भी है, तो ये तरह तरह के डेटा टाइप है। फ्लोट जो होता है 4 बाइट लेता है, अनसाइंड कैर 1 बाइट, साइंड कैर भी 1 बाइट। ये देखो अनसाइंड लॉन्ग इंट 8 बाइट का लेता है और वैल्यू देखो इसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटाट्रिलियन, 18 पेंटाट्रिलियन, मतलब अनइमेजिनेबल नंबर, ठीक है। तो या इतना डेटा स्टोर करा सकते हो, इतना ज़रूरत नहीं है तुमको। इंट में ही काम हो जाएगा। इंट नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी, बस लॉन्ग इंट की। नेक्स्ट। और हाँ, ये साइज ऑफ ऑपरेटर भी होता है। कोई हमने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे हम साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से उसका साइज पता लगा सकते हैं कि वो कितने बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस ले रहा है हमारी मेमोरी में। जैसे हमें सिस्टम में नहीं पता कि हमारे सिस्टम में 2 बाइट ले रहा है कि 4 बाइट ले रहा है, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर लगा देंगे अपने उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे, तो हमको वो रिटर्न कर देगा। मतलब जैसे बाकी फंक्शन लगाते हैं ना, वैसे ही हम साइज ऑफ भी लगा सकते हैं
कि फिर वो रिटर्न कर देगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो कितनी स्टोरेज स्पेस ले रहा है हमारी मेमोरी में। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। चलो अब आते हैं इफ पे, इफ एंड स्विच केस। अब हमारी मशीन है कंप्यूटर मशीन, उससे हमें काम कराने हैं। काम कराने के साथ साथ हमें उसमें डिसीजन मेकिंग पावर भी डालनी है कि हमारी मशीन जो है सिनेरियो के बेसिस पे डिसीजन ले सके। ठीक है, तो अब वो कैसे डालेंगे उसको? अब जितनी भी हमारी मशीन है, जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, वो सब लैंग्वेजेस के बेसिस पे ही काम करते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स भी हैं वो भी लैंग्वेज पे बने हैं, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं वो भी लैंग्वेज पे बना है। तो बेसिकली लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन। हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है उसके बीच में, और यूज़र के बीच में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया हमारी लैंग्वेज। तो अब उस लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि तुम्हें अगर ऐसा हो तो तुम ऐसा डिसीजन लेना, और अगर ऐसा हो तो तुम ऐसा डिसीजन लेना। मतलब एक कॉग्निटिव एबिलिटी जो ह्यूमन ब्रेन के पास होती है कि अगर भूख लगी है तो खाना खाना है, अगर प्यास लगी है तो पानी पीना है। मतलब एक हमने कंडीशन दे दी, इफ़ आई एम हंग्री तो खाना खाएंगे, इफ़ आई एम थर्स्टी तो हम पानी पियेंगे। ऐसे ही हर चीज़ के लिए हम लोगों के पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। तो उस चीज़ को हम मशीन में कैसे ट्रांसफ़र करें, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक प्रोविज़न होता है डिसीजन मेकिंग, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है इफ़ एल्स की मदद से। तो इफ़ एल्स हमारा एक स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ़ अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते, मगर ऐसा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे। मतलब ऐसा इफ़ का मतलब ऐसा हो ही नहीं रहा है हमारे साथ, तो हम एल्स में जाएंगे। और अगर इफ़ का वाला अगर हमारा अगर ट्रू हो गया कि ऐसा अगर हो रहा है, तो फिर हम वही वाले रूट पे जाएंगे। आ रहा समझ में? तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, अगर तुम्हारी गाड़ी जो है वो टाइम पे आ रही है, 2 गाड़ियां हैं आधे घंटे के मतलब अंतराल में, ठीक है। पहली गाड़ी है, अगर तुमने कहा अगर पहली वाली गाड़ी टाइम से आ गई तो हम इससे चले जाएंगे, मगर नहीं आई तो दूसरी वाली से जाएंगे जो आधे घंटे बाद आती है। तो हमने क्या लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी वहाँ पे, इफ़ पहली ट्रेन का टाइम सही है तो इससे जाऊँगा मैं, एल्स दूसरी ट्रेन तो आ ही रही आधे घंटे बाद। तो ये होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो हम लोग अपने सिस्टम्स में या फिर अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। ठीक है। और एक और बात, इफ और एल्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। मतलब एल्स जो है बिना इफ के नहीं आ सकता, इफ तो बिना एल्स के आ सकता है। इफ को एक बार हम लोग बिना एल्स के रख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है कि अगर ऐसा काम हुआ तो हमको ऐसा करना है, नहीं तो बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। ठीक। इफ एल्स कब लेते हैं, जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो, अगर ऐसा नहीं तो वैसा। ठीक है। तो एल्स को हम अलग नहीं रख सकते, मतलब एल्स को हम लोग अकेले से एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, लेकिन इफ को अकेले से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सिर्फ इफ चलेगा, लेकिन सिर्फ इफ एल्स नहीं चलेगा। इफ एल्स चलेगा, इफ एल्स इफ चलेगा। आ रहा है समझ में? इफ एल्स कर रहे इतनी देर से। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पहले यूज कैसे करेंगे? अकेला एल्स सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। ठीक है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ प्रोटोटाइप दिए हुए हैं कि इफ कैसा दिखता है, इफ एल्स कैसा दिखता है। देखो लिखा हुआ है इफ, आगे लगा हुआ है ब्रैकेट। इफ अंदर क्या है, कंडीशन है। इफ अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, इफ ट्रेन आ गई हमारी टाइम पे, तो अंदर क्या है, हम इसी ट्रेन में बैठ के निकल लेंगे। अगर ट्रेन हमारी आ गई टाइम से, अगर ट्रेन टाइम से ना आई होती तब हम अंदर घुसते ही नहीं, हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते। आया समझ में? पहले हम इफ के अंदर वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही हम इफ के अंदर जा रहे हैं। देखो इफ के बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगे कि नहीं लगे, जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है वो कर्ली ब्रेसेस में रैप्ड है। तो इफ अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है इफ वाली, तभी हम इफ के अंदर घुसेंगे, नहीं तो हम बाहर निकल गए इफ से, हमें इफ से मतलब नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे कंडीशन, फिर कंडीशन के बेसिस पे लेंगे हम डिसीजन
कि हमको इस ब्लॉक के अंदर जाना है कि नहीं, हमको इस ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। ये तो हो गई सिर्फ इफ की बात। अगर इफ एल्स हमने कर दिया तो हमने कहा इफ, पहले हम इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू है, मान लो इफ वाली कंडीशन ट्रू है हमारी, तो फिर हम इफ वाले में चले जाएंगे कि इसमें हमको क्या काम करना है, हम एल्स को छोड़ देंगे। क्योंकि अब एक ही डिसीजन ले सकते हैं हम दोनों में से कि या तो पहले वाली गाड़ी या दूसरे वाली गाड़ी। तो अगर पहली वाली गाड़ी टाइम पे आ रही है तो हम दूसरी वाली का वेट क्यों करेंगे, हम एल्स का वेट ही नहीं करेंगे। हम सीधे इफ में जाएंगे, हम वहाँ काम खत्म करेंगे, हम निकल आएंगे बाहर, एल्स से हमको मतलब नहीं होगा, एल्स हम इनकाउंटर ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर इफ गाड़ी लेट हो गई तो फिर हम एल्स में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि दूसरी वाली गाड़ी है वो है कि नहीं है, और फिर वहाँ पे जाके हम लोग मतलब दूसरी कंडीशन जो होगी, जो दूसरे स्टेटमेंट्स होंगे हमारी प्रोग्रामिंग में, उसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे। जो ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स बेसिकली डिनोट कर रहा है जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ ब्लॉक में जाएंगे, एल्स अगर कंडीशन वो फॉल्स होती है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे। इफ एल्स भी इफ भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस हो, इफ एल्स इफ या फिर एल्स इफ। अगर कंडीशन 1 ट्रू तो पहला वाला इफ, अगर कंडीशन 2 ट्रू दूसरा वाला इफ, अगर दोनों में से कोई नहीं ट्रू तो तीसरे वाले एल्स में जाएंगे। इफ नेस्टेड इफ भी होता है कि एक इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, अगर ये गाड़ी हमारी टाइम से आ गई तो हम इसी गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा लेंगे, नहीं तो दूसरी गाड़ी के लिए अगर हमको वेट करना पड़ा तो हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खा लेंगे। तो अगर पहली वाली गाड़ी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरे इफ में जाएंगे, हम गाड़ी में बैठ के खाना खा लेंगे। अगर नहीं हुई तो हम दूसरी वाली इफ में जाएंगे, हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के खाना खा लेंगे। तो हम नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं कि हमारी जो आने वाली कंडीशन है वो हमारी पहले वाली कंडीशन पे डिपेंड करती है। जो हमारा पहले वाला डिसीजन है, जो हम अभी डिसीजन ले रहे हैं, इस डिसीजन पे हमारे आने वाले डिसीजन भी डिपेंड करते हैं। तब हम लगाएंगे नेस्टेड इफ कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद हमको एक और कंडीशन के लिए चेक करना है, तब यूज करते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। तो क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, इफ मतलब इफ को अकेले लगा सकते हैं, फिर इफ एल्स लगा सकते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन हो, इफ एल्स इफ लगा सकते हैं अगर ज्यादा कंडीशन हो, और नेस्टेड इफ लगा सकते हैं अगर हमारे पास कंडीशन के अंदर कंडीशन हो, मतलब हमको एक डिसीजन के बाद तुरंत दूसरा डिसीजन लेना है पहले वाले डिसीजन के बेसिस पर। आया समझ में? यस सर। सर बेसिकली ये जो यूज हो रहा है ये इनपुट के लिए हो रहा है ना? क्या इनपुट का काम करता है ना, मतलब जैसे हम स्कैनएफ में इनपुट देते हैं वैसे इसको भी पहले लगा करके इनपुट वगैरह देते हैं? नहीं, इनपुट की बात ही नहीं है। इनपुट हमने कहाँ बोला, हमने कहा इसमें कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन किसकी मदद से, ऑपरेटर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ऑपरेटर्स की क्लास हुई ना अभी, ऋषभ सर ने पढ़ाया होगा, अंकित सर ने। हाँ सर बताया था। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर है हमारे, उन सब ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, याद रखना। ठीक है, उन ऑपरेटर्स की मदद से इवोल्यूशन होता है हमारा कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। इसमें कोई हमारा कुछ वो नहीं चल रहा है कि हमें वैल्यू इनपुट लेनी है, कुछ लेना है। हाँ, कंडीशन यूज करते हैं फैंडल्स, बस यार है बच्चे। चलो, तो ये तो हमारा हो गया स्विच केस, मतलब इफ एल्स हो गया, सॉरी। स्विच केस क्या, स्विच केस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, अब कैलकुलेटर ये थोड़ी ना चेक करता है कि साइन कौन सा है, कैलकुलेटर सीधे चेक करता है कि किस साइन पे क्या काम हो रहा है। अब ये यार तुमको एग्जांपल से ही बताएं तभी ज़्यादा सही रहेगा। तुमको एक प्रोग्राम कराएंगे जहाँ पे हम इफ एल्स से भी सेम प्रोग्राम करेंगे और स्विच केस से भी सेम प्रोग्राम करेंगे। स्विच केस तुमको तब समझाएंगे, ठीक है? अभी अगर ऐसे समझा देंगे वर्बली तो स्विच केस समझ में नहीं आने वाला। स्विच केस बस ऐसे समझ लो कि इफ एल्स में सारे इफ में जाके वो कंडीशन चेक करेगा, स्विच केस में सारे उसमें जाके कंडीशन नहीं चेक करेगा, वो सिर्फ वहां पे जाएगा जहां पे उसको अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन मिल रही होगी। 3 केस दिए हुए, जैसे इसमें लिखा हुआ केस 1, केस 2, केस 3। जितने केस देने तुमको उतने केस दे सकते हो। केस 1 में मतलब वो जाएगा कि हमारा केस, हमारा जो मैचिंग वाला केस है वो कौन सा है, और फिर वो तो ये डिफरेंस होता है कि इफ में वो है वो हर ब्लॉक में जाएगा, जितनी भी इफ उसको मिलती जाएंगी वो सारी इफ चेक करता जाएगा। लेकिन स्विच केस में सीधे वो केस पे जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम की मदद से कराएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा वो किसी को, हमको पता है, तो अभी फालतू परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट कैच ऑन द ट्रू केस। हाँ, डाउट है किसी को?
तो सर एग्जाम्पल से बताइए, एग्जाम्पल भी कराएंगे बेटा, प्रोग्राम हम कराएंगे, बोल तो रहे हैं, कैसे रहेंगे। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बाकी की कंडीशन भी प्रिंट करा दें। जब तुम एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो तुम्हारे कितने वर्जन है, एक ही गाड़ी में तो जा सकते हो तुम। अगर एक कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो रही है, तुमको एक ही कंडीशन चलानी, मतलब तुम्हारा जो डिसीजन है फ्यूचर का वो एक कंडीशन पे बेस कर रहा है, तो तुम बाकी सारी कंडीशंस पे जाओगे क्यों? नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है कि इफ का फ्लो चार्ट कैसा होता है, ठीक है। स्टार्ट हम आगे प्रोग्राम में इफ कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इफ की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके जस्ट जो बिलो होगा, अगर इफ के नीचे हमने एल्स लगाया, हमने क्या बोला, इफ को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं लेकिन एल्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। तो इफ के बाद हम चाहे एल्स लिखें चाहे ना लिखें, वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे, ठीक है। लेकिन एल्स को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ हमने चेक किया, अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी में आ गए, अगर फॉल्स है तो इफ के नीचे जो भी लिखा होगा हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब वो एल्स भी हो सकता है, वो एल्स इफ भी हो सकता है, वो दूसरा इफ भी हो सकता है, या फिर वो दूसरा कोई भी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं उसके नीचे, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो तभी नीचे आएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो पहले इफ की बॉडी में जो कुछ लिखा होगा हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। ये देखो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, बड़ा सिंपल सा। मेन फंक्शन हमने बनाया, हमने एक वेरिएबल दे दिया इंट आई बराबर 10, एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल आई नाम का जिसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। हमने इफ में कंडीशन दी आई, इफ आई ग्रेटर देन 15। हमने कहा इफ में अगर आई की वैल्यू 15 से बड़ी है तो हमको जाना है इफ वाले ब्लॉक में। अब हमको बताओ कि इफ वाला ब्लॉक कौन सा है इसमें, इतना तो पता ही होगा, जल्दी बताओ। मतलब सर इसमें इफ वाला ब्लॉक कौन सा है, मतलब अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है, प्रिंटफ के ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट दिया है और प्रिंटफ के आगे जो कर्ली ब्रैकेट दिया है, मतलब लास्ट वाला प्रिंटफ के आगे जहाँ तक कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है वो है सर इफ का। हाँ, अगर ट्रू हो जाए तो इफ के नीचे जो कर्ली ब्रैकेट खुले और बंद हो रहे हैं वही है इफ का स्कोप, वही है इफ का पूरा जो स्टेटमेंट है जो इफ के अंदर लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा इफ ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये बात भी मतलब इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहे हैं, अगर इफ हमारा ट्रू होता है तो इफ की कंडीशन के बेसिस पे उतनी ही चीजें चलेंगी जो इन दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखी होंगी। इफ के जस्ट बाद जो कर्ली ब्रैकेट है और उसके नीचे जो प्रिंटफ के जस्ट नीचे कर्ली ब्रैकेट, जो ब्रैकेट खुल रहा है और बंद हो रहा है। इफ का हमारा ब्लॉक इतना ही है, अगर इफ ट्रू होता है तो सिर्फ इतनी चीजें हमारी जो है वो रन करेंगी इफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेलो सर, इंट मेन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है उसके बाद वो लाइन क्यों टना हुआ है, मतलब? अरे वो कर्जर है। ओ अच्छा। हमने कहा अगर इफ आई की वैल्यू 15 से बड़ी हो जाए तो हमको प्रिंट कराना है कि 10 इज लेस देन 15। हमने एल्स नहीं लगाया, हम इफ के बाहर आ गए, हमने कह दिया प्रिंट करा दो आई एम नॉट इन इफ, ठीक है। हम इफ के बाहर आ गए तो हमने क्या प्रिंट कराया, आई एम नॉट इन इफ। और अगर इफ ट्रू हो जाता है हमारा, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमको ये भी प्रिंट कराना है कि 10 इज लेस देन 15। तो इफ में इफ की कंडीशन बताओ, इस केस में ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। 10-15 से बड़ा नहीं होता। डर कह रहे हो, नहीं होता है भैया, ठीक है। तो प्रिंट हमने करा दिया आई एम नॉट इन इफ, हम इसके बाहर आ गए, हमने प्रिंट करा दिया आई एम नॉट इन इफ। तो इसमें उसने कंडीशन चेक करी कि ट्रू है या नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कौन सा प्रिंटफ, 10 इज लेस। ट्रू हो जाती है तो 10 इज लेस देन 15 ये प्रिंट होगा। उसके नीचे वाला ये आई एम नॉट, ये भी प्रिंट होगा कि नहीं? क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि इफ के जस्ट बाद लिखा हुआ है और जो दूसरा वाला प्रिंटफ है इस पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, ध्यान से देखो। यस सर। हमने ना एल्स लगाया ना हमने दूसरा इफ लगाया, तो ये प्रिंटफ तो चाहे ऊपर वाला इफ चले चाहे ऊपर वाला इफ ना चले, ये वाला प्रिंटफ तो चलेगा ही चलेगा। ओके सर। क्योंकि हमने इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। और डाउट किसी का? नहीं सर।
पर सर ये रिटर्न 0 दे दे तो फिर ऊपर वाला ही प्रिंट होगा ना बस। कहाँ पे? जो सेकंड प्रिंटअप लिखा है, प्रिंटअप में लिख रखा है कि आई एम नॉट इन इफ, उसके ऊपर यदि रिटर्न 0 दे दे तो फिर ऊपर वाला ही प्रिंट होगा ना। ऊपर वाला भी क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि ऊपर वाली तो कंडीशन ही फॉल्स है ना, तब कुछ नहीं प्रिंट होगा, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। तब तो प्रिंट नहीं बस। यस सर, कुछ नहीं प्रिंट होगा सर। वो तो एरर बताएगा। क्या एरर? इसने कहा कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बाद अगर हम रिटर्न लगा देंगे, मतलब जो दूसरा वाला प्रिंटफ है वो कह रहा है, जो दूसरा वाला प्रिंटफ है आई एम नॉट इन इफ, अगर हम उसके ऊपर रिटर्न लगा दें तो रिटर्न का मतलब वहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो बंद हो गया, वहाँ से बाहर निकल आए हम लोग। तो उसके नीचे जो भी लिखा है अगर नीचे हम लोग लिखे रहेंगे तब तो नहीं एरर बताना चाहिए। किसके नीचे लिखे रहेंगे? जैसे रिटर्न फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के बाद हम लोग रिटर्न लगा दिए, कोई एरर नहीं बताएगा। तुम इंट मेन के जस्ट नीचे रिटर्न लिख दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कुछ नहीं चलेगा तुम्हारे आगे का, वहीं बंद हो जाएगा प्रोग्राम। ओके सर। सर ये प्रिंटफ जो है सर, उसके ऊपर हम एल्स लगा दें जो दूसरा वाला प्रिंटफ है तो फिर वो प्रिंट होगा, मतलब तो फिर कंडीशन तब भी होगा, क्योंकि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तब हमको दूसरी वाली में आना, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। एल्स में हमने कहा हमने कहा अगर ऊपर वाला नहीं हो रहा है तब तो ये करना ही करना है। अगर इफ हमारा ट्रू हो जाता है तब एल्स नहीं करना है हमको, लेकिन अगर वो फॉल्स हो गया तो एल्स वाला जो है वो हमको करना ही करना है, चाहे उसमें फिर कुछ भी हो रहा। तो अगर इफ हमारा ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर हमको एल्स अगर दिया होता तब भी ये काम करता, अगर इफ ट्रू नहीं होता इन दैट कंडीशन ओनली। सर कहो सर, इसके पहले वाले प्रोग्राम में जो अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट सही हो जाए तो उसके साथ में ये भी प्रिंट होके आएगा कि आई एम नॉट इन इफ। क्यों नहीं आएगा? कह तो रहे हैं, क्योंकि उस वाले प्रिंटफ के साथ कोई ये तो सर तो सर वो दोनों चीजें लिख के आगे तो गलत नहीं होगा कि क्योंकि इफ का जो था वो तो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तुम वहाँ पे प्रिंटफ में कुछ और प्रिंट करा दो, वो तो इसलिए दिखाया ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि इफ के अंदर घुसे ही नहीं है हम लोग। वो तो भाई मतलब नूब होना एक तरीके से, तो तुम लोगों को बताने के लिए कि हम लोग इफ में घुसे नहीं है, इसलिए हमको प्रिंट कराना है कि आई एम नॉट इन इफ। हम इफ में जब गए नहीं है तो तुमको पता चल जाए कि इसमें हम नहीं गए हैं, बात खत्म अपनी। तो फिर कुछ भी प्रिंट करा दो अगर तुमको दोनों चीजें प्रिंट करानी है, कंडीशन भी ट्रू करानी है। ओके सर, समझ। और किसी को डाउट? चलो ठीक है। अब इसमें दूसरा प्रोग्राम दिया हुआ है, हमने अब क्या कर दिया, आई की वैल्यू हमने कर दी 20। ठीक है। अब इफ में हमने कंडीशन क्या डाली, इफ आई इज लेस देन 15, अगर 20 15 से छोटा हो जाए तो प्रिंट करा दो आई इज स्मॉलर देन 15। इफ के जस्ट नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो इफ ब्लॉक की लाइन है, एल्स के नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो एल्स ब्लॉक की लाइन है। अगर तुमको ब्रैकेट लगाने तो लगा मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है ब्रैकेट लगाना, कि तुम्ही को पता रहता है कि किसका स्कोप कहाँ तक है। नहीं लगाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ के जस्ट नेक्स्ट प्रिंटफ लिखा हुआ है, जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन में वो इफ का प्रिंटफ है, मतलब अगर इफ ट्रू होता है तो ये वाला प्रिंटफ चलेगा। एल्स के नीचे प्रिंटफ लगा हुआ है वो एल्स का प्रिंटफ है कि अगर एल्स ट्रू होता है, मतलब अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला चलेगा और एल्स में ये वाला प्रिंटफ चलेगा। तो कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन 15, आई की वैल्यू 20 15 से छोटा है नहीं है, तो अब किस जाएंगे, कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, हम जाएंगे एल्स में। ठीक है। अगर सीधी बात है, ये समझ लो, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती तो हम इफ में जाएंगे, एल्स को छोड़ देंगे, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हम डायरेक्टली एल्स में जाएंगे। सीधी सी बात है, वो कुछ नहीं है इसमें गड़े। तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, हम सीधे चले गए एल्स में। एल्स में क्या हो रहा है, एल्स में हम प्रिंट करा रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन 15 और नीचे रिटर्न 0, प्रोग्राम आ रहा हमारा खत्म। ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी देख लो, स्टार्ट कराया, इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ की बॉडी में जो लिखा हुआ है वो सब हमें प्रिंट कराना है, और फिर इफ के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट है वो हमें चेक करना है जाके। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स की बॉडी में जाएंगे, फिर एल्स की बॉडी के बाद जो भी चीजें लिखी हुई होंगी हम उसको चेक करेंगे और फिर प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। हेलो सर, बोल रहे हैं कि अगर सर इंट आई इक्वल टू 20 लिखे हैं, समझ लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखे हैं बड़ा सा मल्टीप्लाई करके और कुछ कर करके, उसके बाद इफ डाल के आई लिख कर
15 जो लिखे हैं उसमें भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सेम सेम नहीं, अलग अलग। हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। अगर कराएंगे तो होगा कि, या मतलब इंटीजर फिर- नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। वो फिर इवैल्यूएशन को, मतलब जो तुमने एक्सप्रेशन डाला उसको इवैल्यूएट करेगा। तुम कहना क्या चाहते हो, हम समझे नहीं। मतलब हाँ समझ लीजिए कि सर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, मतलब गणित मतलब का, किस वो तरीके मुझे का समझ में एक्सप्रेशन? नहीं आ रहा, समझ गणित में का नहीं आ रहा एक्सप्रेशन ये। मतलब 20 समझ- इंटू 5 प्लस 42 हाँ माइनस हाँ, ऐसा 4 ऐसा, और ऐसा। एक बड़ा 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 हाँ हाँ multiply समझ कर- गया समझ गया। अगर वो इंट की रेंज में होगा, अगर वो इंट की रेंज में है तो फिर वो दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लेगा। मतलब वो लेफ्ट ग्रेटर जो हमारा साइन लगा हुआ है लेस देन वाला, उसके लेफ्ट में आई लिखा हुआ, राइट में लिखा हुआ, मतलब आई में एक अलग एक्सप्रेशन है और जो 15 की साइड है वहाँ पे हमने मान लिया कुछ दूसरा एक्सप्रेशन दे दिया, तो वो राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, लेफ्ट हैंड वाले को इवेल्युएट करेगा, फिर दोनों को कंपेयर करेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है सर, वो डाटा टाइप उसी टाइप देना पड़ेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा इवैल्यूएशन का। हाँ फिर तुमको वैसा ही मतलब देखना पड़ेगा कि तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है, तुम जो एक्सप्रेशन दे रहे हो वो हाँ, किस हाँ, डेटा टाइप में फॉल कर रही है। रेंज उसका देखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, हेलो। हाँ। यस सर, कह रहे हैं कि जैसे कि इसमें आपने आई का वैल्यू एक पर्टिकुलर रख दी 20, बट जैसे हमको लगातार वर्ड्स मतलब चेक करना है नंबर्स की वो 15 से बड़े हैं कि नहीं, तो इसके लिए कैसे वो प्रोग्राम? जब लूप बताएंगे, लूप जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे तुमको, ठीक है? ओके सर। वो लूप से होगा। तो i20 की जगह स्कैनअप लगा देते हैं ना। आई की जगह पे स्कैनफ लगा दो, वो फिर यूजर पे डिपेंड करेगा। और लगा दो भाई, ये तो सिर्फ तुम लोगों के लिए ट्यूटोरियल के लिए प्रोग्राम है कि समझ जाओ इफ एल्स कैसे काम करता है। स्कैनफ नहीं पढ़ा रहा तुमको, इफ एल्स पढ़ा रहा है। आई की जगह तुम मतलब इनपुट के लिए तुम कुछ भी लगा दो। अगर आई 15 रख दें तो आई 15 रख दोगी तब भी आई इज लेस देन 15, 15 इज लेस देन 15 कंडीशन तो फॉल्स है ही ना, तब भी एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। मतलब इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में जाएगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट जल्दी बिल्कुल। यार नेक्स्ट वाला कंडीशन भी तो फॉल्स ही होगा ना, यदि आई बराबर 15 ले ले तो। आई बराबर 15 ले लिया तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। हमने क्या कहा, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा हमारा। तो एल्स भी तो फॉल्स ही होगा। एल्स क्यों फॉल्स होगा यार, हम कह रहे हैं एल्स में कोई कंडीशन ही कहाँ है, तो एल्स फॉल्स होने की नौबत ही नहीं आई। हम कह रहे हैं अगर इफ तुम्हारा ट्रू है तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर इफ तुम्हारा फॉल्स हो गया, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा, नो मैटर व्हाट दी कंडीशन, क्योंकि एल्स में हमने कुछ कंडीशन दी ही नहीं है। कंडीशन हमेशा इफ के साथ देते हैं। अच्छा ओके सर। सर प्रोग्राम एल्स में चेक नहीं करेगा कि उसमें क्या लिखा है? अगर इफ की कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो जाती है, हमने बोला तो इफ एल्स हमेशा साथ में रहते हैं। मतलब एल्स तो हमेशा इफ के साथ आएगा ही आएगा। एल्स किस लिए आता है कि अगर इफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तब हम एल्स का कोड चलाएंगे। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स में नहीं जाएगा, वो एल्स में नहीं इंटर करेगा भाई। नहीं सर, जैसे मान लीजिए नहीं मालूम है कि क्या सही है, जैसे एल्स में गलत ही लिख दिया, तो क्या वो प्रोग्राम तभी भी एल्स को प्रिंट कर देगा, फिर चाहे वो गलत हो चाहे सही? प्रोग्राम को ये थोड़ी ना पता है कि गलत है या सही है। प्रोग्राम को तो तुम बता रहे हो ना कि क्या गलत है क्या सही है, तुम उसमें जो लिखोगे वो प्रिंट कर देगा उठा के। इफ में तो जान जाता है, इसमें इफ में तो जान जाता है प्रोग्राम इफ में जान जाता है, इफ में जान जाता है क्योंकि इफ में हम लोग कंडीशन देते हैं। एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है। एल्स में तुमको सिर्फ अपने स्टेटमेंट देने हैं कि अगर इफ नहीं चल रहा है तो एल्स में फिर ये चला दो। फिर तुम एल्स में चाहे तुम जो तुम्हें दुनिया भर का तुम्हें बकवास डालनी है तुम कुछ भी लिख दो, वो चल जाएगी। ठीक है। और अगर इफ की कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी उसके अंदर तुम कुछ भी लिख दोगे वो चल जाएगा, बस कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें बस कंडीशन मैच करानी है। ओके सर। सर हम एल्स को हटा ही दे तो तब पर भी तो वही शो करेगा। बंधु अगर एल्स को हमने हटा दिया, यहाँ सर इफ एल्स बता रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। मतलब आप कंडीशन ट्रू है तो इफ में जो भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स में जो भी लिखा होगा वो होगा। और यार पूछने से अच्छा है तुम्हारे पास फोन है, तुम करके देखो। हम इफ हटा दें, हम प्रिंटफ हटा दें, हम एल्स हटा दें, तो ज्यादा आइडिया होगा कि क्या कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं। ऐसे तो हम बोलते जा रहे हैं, तुम सुनोगे इधर से दूसरे कान से गायब हो जाएगा। प्रोग्राम करो क्वेश्चन चार्ज मिलेंगे। प्रोग्राम करो तब समझ में आएगा।
20 क्वेश्चंस मिलेंगे आज। वर्क करता है। नेक्स्ट करो। फुल नेस्टेड इफ का मतलब हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो पहली वाली कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तभी दूसरी कंडीशन चलेगी। मतलब इफ में बताया। हाँ ठीक है। फिर अब आते हैं मेन सबसे पहली लाइन लिखी है i बराबर 10। फिर हम इफ में गए, इफ i डबल इक्वल टू 10 मतलब अगर i 10 के बराबर है तो किस में आ जाओ, फर्स्ट अगर हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो नेक्स्ट में आ जाओ कि इफ स्टेटमेंट के अंदर अब क्या हो रहा है। अब देखो इफ के अंदर एक और इफ है, इफ i इज लेस देन 15 तो प्रिंट करा दो i इज लेस देन 15। ठीक है, तो पहला इफ हमारा चला, पहले इफ की कंडीशन हमने चेक करी, अगर वो कंडीशन ट्रू है जो कि इस केस में ट्रू है 10 बराबर 10 जो कि ट्रू है, तो हम दूसरे इफ में जाएंगे जिस इसमें लिखा हुआ है कि 10 इज लेस देन 15 जो कि ट्रू है। फिर से तो प्रिंट हो गया हमारा 1 इज लेस देन i इज स्मॉलर देन 15। फिर इस वाले इफ के अंदर भी जाएंगे, मतलब एक इफ फिर दूसरा इफ, इस इफ के बाद एक और इफ है। देखो मतलब इफ के अंदर इफ, फिर इफ के अंदर इफ एल्स, दिख रहा है कि नहीं? पहला वाला इफ, पहला वाला इफ जिसमें लिखा हुआ i डबल इक्वल टू 10, उसके अंदर दूसरा इफ है। अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो दूसरे इफ में जाएंगे, दूसरे इफ में क्या लिखा हुआ i इज लेस देन 15। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो फिर हम लोग जाएंगे तीसरे इफ में जिसमें लिखा हुआ है i इज लेस देन 12। अब पहली कंडीशन भी ट्रू है तो हम दूसरे इफ में चले गए, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो हम तीसरे इफ में चले गए, तीसरी इफ की कंडीशन भी ट्रू है तो हम उसी में चले जाएंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है i इज स्मॉलर देन 12 2। अब तीसरा इफ अगर हमारा ट्रू हो रहा है तो हम लोग एल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इफ में रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई है, तो एल्स में जाने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर तीसरा इफ हमारा फॉल्स हो रहा होता तो हम लोग एल्स में चले जाते, फिर जो तीसरे वाले इसके बाद एल्स लगा हुआ है तब हम वो एग्जीक्यूट करते। लेकिन इस केस में हमारा तीसरा एल्स भी ट्रू है तो हम जो तीसरा इफ भी ट्रू है सॉरी, तो तीसरे इफ के बाद जो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एल्स में नहीं जाएंगे, बाहर निकलेंगे प्रोग्राम से, रिटर्न कराएंगे मेन फंक्शन से और प्रोग्राम हमारा खत्म। पहला इफ चला, कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरे इफ में आ गए, दूसरा इफ देखा, कंडीशन ट्रू तो दूसरा प्रिंटफ कराया कि i इज स्मॉलर देन 15। फिर उस इफ के बाद एक और इफ चला कि उसमें एक और कंडीशन थी, वो वाली कंडीशन भी ट्रू, तो उस इफ के बाद जो कंडीशन है वो हमने चला दी। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो पूरा ब्लॉक ये चलता ही नहीं, वहीं से रिटर्न हो जाता हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इस इफ के बाद सीधे रिटर्न स्टेटमेंट है। देखो इफ का पहला ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। उस इफ के बाद सिर्फ रिटर्न 0 फंक्शन है। तो अगर हमारा इफ वाला फॉल्स हो जाता तो सीधे रिटर्न करते, प्रोग्राम से बाहर आ जाते। अगर दूसरा वाला इफ हमारा फॉल्स हो जाता तब भी हम लोग बाहर आ जाते, कुछ भी हमारा प्रिंट नहीं होता। अगर i इज लेस देन 15 की जगह i इज ग्रेटर देन 15 कर देते तो 10 ग्रेटर देन 15 कंडीशन फॉल्स, कहीं नहीं जाता हमारा प्रोग्राम, फिर से रिटर्न में आके बाहर निकल जाता। अगर सर इफ के अंदर चाहे कितने इफ लगा सकते हैं नेस्टेड करके? क्या इफ जो नेस्टेड किया है हमने उसमें काफी सारे इफ लगा सकते हैं क्या? हाँ, नेस्टेड इफ का मतलब यही होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, और भी लगाते जाओ इसमें जितनी तुम्हारी कंडीशन है उस पे बेसिस पे। i लेस देन 12 वाला i लेस देन 15 के अंदर है। हाँ, मतलब अगर i इज लेस देन 15 वाला चलेगा स्टेटमेंट, ठीक है? यस सर। नहीं, ये जो i इसकी लिमिट होती है। i इज लेस देन 15 वाला जो स्टेटमेंट वो अलग इफ है, i इज लेस देन 12 वाला इफ है जो वो अलग इफ है, क्योंकि इफ के बाद जो है ये वाला इफ, दूसरा वाला इफ अगर एग्जीक्यूट होगा तो वो तीसरे वाले पे उसकी कंडीशन नहीं डिपेंड करती है। क्योंकि देखो जो दूसरा वाला इफ है वो तीसरा वाला इफ है वो दूसरे वाले इफ के अंदर नहीं है, वो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, वो दोनों सेम लेवल पे हैं। चेक करो, पहला वाला इफ और दूसरा वाला इफ अलग अलग लेवल पे, मतलब दूसरा वाला इफ पहले वाले इफ के अंदर है, वो डिपेंड कर रहा है उस पर। लेकिन जो दूसरा वाला इफ है वो पहले वाले पे, सिर्फ वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी तीसरा वाला सिर्फ पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे वाले पे नहीं कर रहा है।
तो अगर दूसरा वाला चले चाहे ना चले तब भी वो तीसरे वाले पे आएगा i लेस देन 12, i स्मॉलर देन 12 2, और अगर नहीं चलता है तो एल्स पे जाएगा i ग्रेटर देन 15, फिर उसके बाद जाके रिटर्न करा देगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है, जो पहला वाला प्रिंट एफ था, क्योंकि इफ की कंडीशन वहाँ पे भी ट्रू है तो उस वाले में गया इफ के अंदर, वहाँ पे प्रिंट कराया i स्मॉलर देन 15, फिर तीसरे वाले इफ में चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो प्रिंट एफ वो प्रिंट करा देगा i स्मॉलर देन 12 2, एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि इफ हमारा ट्रू पहले ही हो चुका है, रिटर्न कर देगा प्रोग्राम वहीं से वापस। ठीक है, होती है नहीं कोई लिमिट नहीं होती, तो आई कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सर ये समझ नहीं आया, जब सेकंड वाला इफ ट्रू हो गया है तो ये थर्ड इफ पे क्यों जा रहा है, वहां से वापस नहीं आया? क्योंकि थर्ड वाला इफ जो है वो सेकंड वाले इफ पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला इफ है और जो थर्ड वाला इफ है वो सेम लेवल पे है, एल्स नहीं लगा है बीच में कहीं, नहीं है समझ में। वो वाला इफ भी चलेगा, वो वाला इफ भी चलेगा, दोनों इफ चलेंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला इफ है वो दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक अलग इफ है, नीचे वाला एक अलग इफ है। ओके सर। एल्स डिपेंड कर रहा है, तो मतलब तीसरे वाले इफ का एल्स है वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर वाले इफ पे, लेकिन इफ नहीं डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर वाले इफ पे। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? हाँ सर। सर। और सर इस प्रोग्राम में ये जो मिडिल ब्रैकेट है इनका यूज कैसे करना है, कहाँ पर क्या मिडिल ब्रैकेट मतलब जो सर ये लगे होते हैं, मिडिल ब्रैकेट ही कहते थे उससे। कर्ली वाले, हाँ सर करली वाले कर्ली ब्रैकेट का तो कर्ली ब्रैकेट हमारे किसी भी फंक्शन का स्कोप बताने के लिए होता है कि अगर हमारा ये फंक्शन चल रहा है, जैसे हमारा इफ अगर ट्रू हो रहा है तो अगर हम इफ के नीचे कुछ भी लिख रहे हैं, अगर हम उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, जैसे जो पहला वाला इफ लगा हुआ है देखो ध्यान से, उसके नीचे एक कर्ली ब्रैकेट खुल रहा है और रिटर्न के जस्ट ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है। मतलब अगर हमारा ये वाला इफ ट्रू हो जाता है तो ऊपर वाले कर्ली ब्रैकेट से लेकर नीचे वाले कर्ली ब्रैकेट तक जो कुछ भी लिखा हुआ है इस इफ में वो हमारे इस इफ की प्रॉपर्टी है। अगर ये इफ ट्रू होता है तो ये पूरा जो ब्लॉक है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, वो चलेगा, फिर उसके हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो कर्ली ब्रैकेट हमारा जो है किसी भी फंक्शन का स्कोप बोल सकते हैं, या फिर जो उस फंक्शन के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको बाउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेन के बाद भी देखो एक कर्ली ब्रैकेट है, फिर रिटर्न के बाद एक कर्ली ब्रैकेट है, मतलब मेन वहाँ से शुरू हो रहा है और रिटर्न के बाद बंद हो रहा है मेन हमारा। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट हमारे बताते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, या कोई भी चीज़ है, लूप में भी होगा तब भी वही चीज़ बताएंगे। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट से ही हम लोग बताते हैं कि लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट चल रहे हैं वो उन्हीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं तो हमारे लूप से कोई संबंध नहीं है, या फिर अगर इफ वाले इफ से बाहर आ जाते हैं तो हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है उससे कोई संबंध नहीं है। फिर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है वही है हमारा इफ का जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद वाले पे इफ पे कोई डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट इसलिए यूज होता है, मतलब बता सके दो कर्ली ब्रैकेट लगे हैं और दो इफ भी यूज किए हैं। क्या सर 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगा है और 2 बार इफ भी यूज किए हैं, तो जो इफ ऊपर वाला इफ, यार आवाज कट गई तुम्हारी। सर ये जो पहले इफ के बाद लगा है, पहले इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट, तो ये इसलिए लगा है क्योंकि अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो इस पे आएगा पूरा। हाँ, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट खुलता है तो बंद भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ खोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इफ हमारा खुल रहा है तो रिटर्न के ऊपर देखो, रिटर्न के जस्ट ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट है यस सर, वहाँ पे इफ हमारा बंद हो रहा है, तो अगर इफ में जाएंगे तो उस वाले कर्ली ब्रैकेट से लेके इस वाले कर्ली ब्रैकेट तक जो भी स्टेटमेंट है हमारे वो सब एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इफ के बाद क्यों कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं? अरे क्योंकि इफ के अंदर हमको डिफाइन करना है कि इस इफ के अंदर जाना है, हमको इस इफ के अंदर ये काम होना है। अगर सिर्फ एक लाइन होती तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इफ के बाद सिर्फ एक लाइन होती, ध्यान से सुनो, अगर इफ के अंदर हमको सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करानी होती तब कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ के बाद वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें हैं, तो हमको ब्रैकेट लगा के उनको इनक्लोज करना पड़ेगा ताकि हम बता सकें कि हाँ ये जो है ये इफ पे डिपेंड करता है, ये इफ का पूरा ब्लॉक है इतना, वहाँ से लेके इस वाले कर्ली ब्रैकेट तक। इसीलिए देखो दुर्गेश सर तुम्हारे बता रहे हैं, अरे बहुत होशियार हमारे। कोडिंग करके दिखा सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा।
कौन प्रेजेंट कौन कर रहा है, या तो मैं ही करूँ, फिर पीसी ओपन नहीं है। विपुल कर दे। विपुल कर दो, तुम एक्सप्लेन करते रहना, विपुल कोडिंग कर देगा, एक्सप्लेन करते रहना। देखो जैसे ये इफ है, इसमें ये कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे, देखो ये बंद हो रहा है यहाँ नीचे, देखो रेड दिख रहा है ना, मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, वो यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। अब जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू है, i इज इक्वल टू 10, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब वो डिपेंड करता है ना कि प्रोग्राम क्या है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इस ब्रैकेट के अंदर तो आ गया प्रोग्राम, लेकिन अब फिर अब वो देख रहा है कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें अब फर्स्ट फिर से इफ लगा है, तो इसमें लिखा है कि इफ़ i इज़ लेस देन 15, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये printf एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब printf के अंदर जो भी लिखा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे आएगा, इसमें फिर से एक इफ है और उसमें कंडीशन है, तो उसमें लिखा है i इज़ लेस देन 12, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो फिर उसके नीचे मतलब printf लिखा है फिर से, तो वो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद। अब लिखा नीचे else है, लेकिन जो if थी उसकी कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो ये else में जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे अगर ये कर्ली ब्रेसेस मान लो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो मतलब इसका ये हो गया कि जो ये इफ है के अंदर सिर्फ ये आ रहा है, तो जब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर घुस जाएगा और इसके बाद मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं तो फिर नीचे का एग्जीक्यूट होगा। मतलब नीचे का तो होना ही होना है। फिर अगर वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ, देखो जैसे यहाँ अभी i इक्वल टू 10 है, यहाँ हमने अगर 8 कर दिया मान लो, ये i तो 10 है ही, तो ये i 10 है तो ये तो ट्रू हो गया, इसके अंदर आ भी गया। अब उसके बाद उसने ये चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोग्राम मतलब तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी ट्रू तो फिर नीचे आ जाएगा वो। अब देखो ऐसा ही होना चाहिए। तो 3 फीट क्यों आया, क्योंकि ये वाला ये एग्जीक्यूट हुआ है केवल। जो i लेस देन 8 है मतलब 10 लेस देन 8 कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट नहीं हुआ, ये नीचे वाले कंडीशन पे आ गया। इसमें लिखा था i लेस देन 10 और 12, तो वो कंडीशन तो इसलिए प्रिंट हो गया। अब मान लो इसको मैं वापस दे रहा हूँ, यहाँ मैं 8 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 12 प्रिंट हुआ और उसके बाद 20 प्रिंट हुआ। अब 12 प्रिंट हुआ मतलब ये वाला, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी 10 लेस देन 15, तो इसलिए 12 प्रिंट हो गया। अब नीचे वाली कंडीशन चेक की उसने, उसमें लिखा था 10 लेस देन 8, तो वो कंडीशन फॉल्स थी, तो उसके अंदर जो लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समझ आ गया ये? और बताओ तो बताओ कर्ली ब्रेसेस का क्या लॉजिक है वो बताओ। जैसे पर मैं और इसको हम 12 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी
तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए अभी। तो कुछ प्रिंट हो भी नहीं रहा। अब यही अगर ब्रेसेस हम हटा दें, यहाँ से यहाँ कर दें मान लो, तो क्या इस बार पता है क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो इसके अंदर तो नहीं। क्या दिक्कत है? कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं सर? हेलो अभिषेक, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी तो दे दो भैया तुम। अच्छा वेरिएबल का साइज कितना है? यह सर मेमोरी का मतलब जो मेमोरी मतलब ले रहा है उसका साइज है क्या? इंटीजर की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है ना। मेमोरी में कितनी स्टोर हो रही है वो बाइट बता रहा है। हाँ तो वही तो बताता है साइज ऑफ ऑपरेटर। नहीं डेटा टाइप का साइज है। अरे वही टाइप का साइज ऑफ, हाँ वही डाटा टाइप का ही बताता है साइज। एक्चुअली हम जो कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप के थ्रू, तो जब उस वेरिएबल का हम साइज मांगते हैं तो वो डाटा टाइप का ही एक तरीके से वो साइज बताता है। ठीक है, मान लो हमने लॉन्ग इंट में आई की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है, और फिर उसके बाद पूछ रहे हैं उसका साइज कितना है। देखते हैं क्या बताएगा। 4 बाइट होता कितना है? लॉग का तो पूरी कैर करके देख लो। लॉग इंट सर लॉग इंट रहेगा ना सर, कैर कर दीजिए वहाँ पर। चलो ठीक है, नहीं कैर में फिर अच्छा ठीक है। वन होगा ना? यस और कुछ डाउट? नो सर। कौन था ये?